नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में JSS CGL टेक्निकल के लिए जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर दिया था और आप लोगों को सिलेबस के बाद 3 लेक्चर बहुत पसंद आया और बहुत आप लोग अप्रिशिएट किए इस लेक्चर को। मुझे अच्छा लगा, इसके लिए सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लेक्चर को सराहा। अगर कुछ कमियां हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उस कमी को और दूर कर सकें। हमारे यहाँ पेड कोर्सेज में भी लाइव बैच स्टार्ट हो गया है, तो अब आप जुड़ सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज में डिस्काउंट भी चल रहा है। कैसे जुड़ेंगे? डिस्काउंट अभी क्या है, तो जो कोर्सेज अभी 5,000 का दिख रहा था वो कोर्स अभी 3500 में मिल रहा है। तो 3500 में आप डायरेक्ट 10 जुलाई तक इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 10 जुलाई तक आप इसका फ़ायदा ले लीजिए, इस कोर्स का बेनिफिट लेके, और आप हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बेहतर रिजल्ट करके दूंगा। और रिजल्ट मुझे नहीं करना है, मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आपको करना है। आपको कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगा। जैसा कि हमारा कोई भी वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें कंटेंट ज़बरदस्त आपको दिखेगा, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं दिखेगी। और ना ही टेस्ट में कोई कमी होगी, ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई कमी होगी। हम लोग यूनिट बाय यूनिट पढ़ाएंगे भी, और यूनिट बाय यूनिट MCQ भी देंगे, और यूनिट बाय यूनिट हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ये सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक टेस्ट मैं फ्री कर दूं सबके लिए, सारे लोगों के लिए एक टेस्ट फ्री कर दूंगा। तो मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, मेरा टेस्ट बनने वाला है। मैं एक टेस्ट सबके लिए फ्री कर दूंगा। आप देखिए, 10-100 क्वेश्चन रहेगा, आप अटेम्प्ट करके देखिएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन होगा। और ध्यान रखिएगा, टेस्ट हम वही पूछेंगे जो पढ़ा रहे हैं, यानी जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसी से टेस्ट डालेंगे, और उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 1 से ही डालेंगे, और वहीं से आपको अपने आप को टेस्ट करना, चेक करना। ये फ्री रहेगा सबके लिए, एक टेस्ट हम सबके लिए फ्री कर देने वाले। तो अपने एप्लीकेशन पर, उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, हम लोग मार्शल के थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट, जो मूल्य निर्धारण सिद्धांत मार्शल ने दिया था। मार्शल का ये कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण ना तो डिमांड से होगा और ना ही सप्लाई से होगा। वो किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उसी बिंदु पर होगा जहां डिमांड और सप्लाई की रेखा एक दूसरे को आपस में कट करेगी। यही मार्शल का थ्योरी था। उन्होंने डिमांड के कॉन्सेप्ट को भी हटाया और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी हटाया, और उनका कहना है कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को जहां कट करेगा उसी पॉइंट पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। ऐसा हम लोग 3 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे उसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है रेशनल बिहेवियर एजम्पशन। आखिर क्या मान्यताएं हैं, क्या माना जाता है जब हम मार्शल के थ्योरीज को देखते हैं। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं बार बार कि मार्शल एक ही बात बार बार बोल रहा है कि कभी भी किसी वस्तु का प्राइस तब तय होगा जहां, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर देखिए, जहां दोनों साइड बराबर होगा, जहां दोनों साइड बराबर होगा, याद रखिएगा यही कंज्यूमर का बिहेवियर है कि इस साइड में सामान और इस साइड में पैसा दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये कहता है कि जितना हम किसी, मतलब पूछेगा कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है, यानी एक उपभोक्ता कब संतुलन बिंदु में आ जाता है। तो संतुलन बिंदु का मतलब है कि एक उपभोक्ता को कब ऐसा लगता है कि ना हमको ठगा गया और ना ही हम सरप्लस में। तो एक कंज्यूमर के लाइफ में 3 सिचुएशन आता है। एक कंज्यूमर के लाइफ में 3 सिचुएशन आता है। तीनों सिचुएशन को यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आपको यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, पहला सिचुएशन आता है P=MU, जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए। सबसे पहला सिचुएशन होता है P=MU, जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाए। दूसरा होता है P=MU, और तीसरा होता है P<MU। ठीक से समझिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा, मार्जिनल यूटिलिटी से कम, ये हमारा है। सबसे पहले बताइए, P=MU का मतलब है यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यही संतुलन बिंदु है। संतुलन जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसे पॉइंट में प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, यानी अगर किसी सामान को हम खरीद रहे हैं, उससे जो यूटिलिटी हमको मिल रहा है वो बराबर है उसके दिए हुए प्राइस के बराबर, वो बराबर है उसके दिए हुए प्राइस के। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर होता है, यानी कंज्यूमर को ना तो फायदा होता है ना ही घाटा होता है। मतलब अगर हमने एक रसगुल्ला खाया, उससे हमको 10 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली, और दुकानदार हमसे 10 रुपया मांगा, तो हम खुशी से दे के चले आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ये दोनों बराबर होता है वहीं पे आप पैसा दे के आ जाते हैं। अब हम आपसे फी ले रहे हैं, और जितना फी ले रहे हैं उतने के बराबर संतुष्टि मिल गया,
तो आप खुश हो जाते हैं, बोल कोई परेशानी आपको नहीं है। लेकिन अगर हमने जितना फी आपसे लिया उससे कम का संतुष्टि दिए, तो कम का संतुष्टि देंगे तो आपको नाराज़गी होगी, आप भी नहीं पढ़ेंगे आगे। आगे आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट आपके थ्रू आना चाहेगा आप उसको रोक दीजिएगा कि नहीं नहीं वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो यही बात आपको समझना है कि एक उपभोक्ता संतुलन में कब पहुँचता है, जब प्राइस, पी फॉर प्राइस, एम फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, मूल्य और सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाए। और वही बात यहाँ लिखा है कि जो यूटिलिटी मिल रहा है और जो प्राइस मिल रहा है दोनों बराबर हो जाएगा तो संतुलन बिंदु होगा। यहाँ क्या होगा, प्राइस ज़्यादा है और यूटिलिटी कम मिल रहा है, तो यहाँ डेफिसिट में कंज्यूमर जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, घाटे में चला जाता है। 10 रुपये दे दिए लेकिन 10 रुपये के बराबर हमको रसगुल्ला का मज़ा नहीं आया, एकदम रसगुल्ला का क्वालिटी बहुत घटिया था। तो हम लोग बोलते हैं कि हम प्राइस ज़्यादा दिए लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं मिला, यानी यहाँ प्राइस ज़्यादा है बट मार्जिनल यूटिलिटी कम है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है, ऐसे केस में हम डेफिसिट में चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं। और यहाँ एक कंज्यूमर ये कहने लगता है कि हम ठगा गए, ये कहने लगता है कि हम ठगा गए, हमको ठग लिया गया, पैसा जितना हम पे किए उतने के बराबर हमको संतुष्टि नहीं मिली। और तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कंज्यूमर के लाइफ में कि जितना प्राइस दिया है उससे ज़्यादा के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब हम पैसा कम दिए लेकिन हमको संतुष्टि उससे ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ हम सरप्लस में चले जाते हैं, आधिक्य में चले जाते हैं। यहाँ कंज्यूमर एकदम मस्त रहता है, बोलता है अरे हम तो मतलब प्राइस कम ही दिए। जैसे होता है ना कि कोई भर पेट खाना 20 रुपया में, मान लीजिए 50 रुपये में भर पेट खाना बोल रहा है, तो नॉर्मल आदमी 4-5 रोटी खाता है, 4-5 रोटी 50 रुपये मिल रहा है, कोई असर नहीं पड़ा। हम जितना खाते हैं ठीक है उतना ही 50 रुपये मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए कि कम हम लोग खाते हैं तो 50 रुपये लगा था हम लोग को तो जेन्युइन हो गया। लेकिन कोई ज़्यादा खाता हो, पता चला 22-23 को रोटी खा गया और 50 रुपया दिया, तो फायदे में है, क्योंकि दुकान वाला तो बोला था कि पेट भर के खाना है। और 22 रोटी खाया तो 50 रुपया दे दिया तो उसको कोई नुकसान ही नहीं है, लेकिन दुकानदार को नुकसान है। यहाँ वैसे कस्टमर से दुकानदार भागता है, बोलता ना यार तुम एकदम पेटू आदमी, इतना खाता है, भूखड़ आदमी है, तो हम तुमको ये सामान नहीं बेचेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर सरप्लस में चला जाता है, फायदा ज़्यादा हो जाता है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्राइस कम होता है। तो ना तो ये सिचुएशन अच्छा है और ना ही ये सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन, ये भी सिचुएशन अच्छा नहीं है, ये भी सिचुएशन अच्छा नहीं है। अगर प्राइस ज़्यादा हो और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो तो कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा। अगर प्राइस कम हो और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो तो सप्लायर बेचना नहीं चाहेगा। तो ना तो ये सिचुएशन ठीक है ना ही ये सिचुएशन ठीक है। सिचुएशन वो ठीक है जहाँ P इक्वल टू MU है, संतुलन बिंदु वही है जहाँ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो रहा है, जो कि ये बता रहा है, यही बात वो बता रहा है कि हम लोगों को देखिए ना, उपभोक्ता यहाँ देखिए अभी जो बता रहे थे वो ये बड़ा अच्छा है। उपभोक्ता क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है बताइए, तो हम आपका संतुलन बिंदु निकालना चाहते हैं। कस्टमर चाहता है, पहला चीज कस्टमर चाहता है ज्यादा संतुष्टि प्रदान करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब रगड़ के यूज करना, कस्टमर ये चाहता है। अच्छा, बिजनेसमैन भी तो कुछ चाहता होगा, तो बताइए प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोड्यूसर चाहता है हम लाभ ज्यादा कमाएं, यानी प्रोड्यूसर ये चक्कर में है कि हम लाभ ज़्यादा कमाएं और कस्टमर ये चक्कर में है कि हम ज़्यादा वसूल करें। अब ये दोनों में बैलेंस बनाना ही कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर यानी प्रोड्यूसर ये सोच के अपना सामान बनाता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और एक कस्टमर ये सोच के सामान खरीदता है कि हमको ज़्यादा मार्जिन का मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो दोनों के बराबर आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलन बिंदु, या हम लोग बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम बिहेवियर। संतुलन बिंदु क्या होता है, जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई यानी प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति हो, सप्लायर और प्रोड्यूसर दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। अब चलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता की मान्यता क्या है। पहले ही बताइए घटती सीमांत उपयोगिता क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता जो है वो प्रोफेसर गोसेन का दिया हुआ नियम है। ये किसका नियम है, प्रोफेसर गोसेन का। प्रोफेसर गोसेन ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता पद्धति, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसका दिया हुआ है, गोसेन का दिया हुआ है। इसको हम लोग गोसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। ठीक है, गोसेन का पहला नियम कहलाता है। ये क्या बोल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को लगातार यूज करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे घटने लगता है।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस बात की व्याख्या करता है, इस बात को बताता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे घटने लगता है। और इसी जो कमी होती है, जो घटता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, पहला आम खाए तो खूब संतुष्टि मिला, दूसरा आम में थोड़ा कम, तीसरा में और थोड़ा कम, चौथा में कम, धीरे धीरे अगर आप यूज करते जाएंगे तो कम होता चला जाएगा। और एक समय के बाद एकदम संतुष्टि जीरो हो जाएगा, बड़ा अरे हो गया, पूरा पेट भर गया, अब मन नहीं कर रहा है, तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो याद रखिएगा, जब भी आप कंटिन्यूअस, लगातार उपभोग होना चाहिए, कंटिन्यूअस अगर कंजम्पशन कर रहे हैं किसी वस्तु का, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को अगर कंटिन्यूअस कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे कम होती है। और इसी कमी को हम एक प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस बात को बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो गोसेन के द्वारा दिया है, प्रोफेसर गोसेन के द्वारा दिया है। इसलिए इसे हम गोसेन का फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, गोसेन का पहला सिद्धांत भी हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज गोसेन फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, बोला पूर्ति के नियम की मान्यता है। सप्लाई का क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सप्लाई में बहुत ईजी है। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ सप्लाई में बहुत इजी है। बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम ये कहता है कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। यही है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों? तो खुद सोचिए, जबकि डिमांड में क्या था? डिमांड में आपका ये लॉ ऑफ सप्लाई है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो लॉ ऑफ डिमांड का ये लॉजिक है। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या करता है? इन्वर्स रिलेशन रखता है। इन्वर्स मतलब उल्टा, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। देखिए, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। ये बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन। इसको बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशन रखता है, ऋणात्मक संबंध रखता है। किसके बीच में? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड, मांग और मूल्य के बीच में ऋणात्मक संबंध रखता है, जबकि ये पॉजिटिव रिलेशन रखता है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। यहाँ प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है लॉ ऑफ सप्लाई में। और लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब सवाल उठता है, सर ऐसा उल्टा क्यों है? तो यहाँ जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम अपने आप को कंज्यूमर समझ के पढ़ते हैं कि हम कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर का क्या नेचर है बताइए? जो सामान महंगा हो जाएगा उसको कम खरीदेगा, और जब सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदेगा। यानी प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम कर देगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड हाई कर देगा। ये एक उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम लोग जैसा इंसान सोचता है। इसलिए आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन ये लॉजिक आपको समझ अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को बिजनेसमैन बना के सोच नहीं रहे हो। इसको बिजनेसमैन बना के सोचो। सप्लायर कौन होता है? बिजनेसमैन। तो बताइए बिजनेसमैन क्या करेगा? प्राइस कम रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा करेगा, या प्राइस ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा करेगा? तो याद रखिएगा, बिजनेसमैन क्या करता है? प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ाएंगे तो मार्जिन ज़्यादा ना कमाएंगे। लेकिन प्राइस अगर लो हो गया, प्राइस अगर घट गया, तो सप्लाई भी घटा देगा, कम से कम सामान बेचना पसंद करेगा। तो याद रखिएगा कि आपका लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई मतलब सप्लायर। अब हम बिजनेसमैन हैं तो हम कौन से रेट में बेचना चाहेंगे? मान लीजिए हमने प्याज खरीदा एक 18 का रेट में, एक 22 का रेट में, एक 18 रुपये पर के जी, एक 22 रुपये पर के जी। तो हम कौन सा बेचना चाहेंगे? तो यही बात तो यहाँ लिखा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर हमारा प्राइस, मान लीजिए ये प्राइस 17 रुपये में बिक रहा है, नहीं बेचेंगे। लेकिन जैसे ये पता चला 20 रुपये होने लगा तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस 18 पड़ा है, लेकिन इसका सप्लाई रोक देंगे।
जब 25-26 होने लगेगा तब इसका सप्लाई, इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, क्योंकि हर सप्लायर ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेट में खरीद के बेचें। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि यहाँ दिया हुआ था कि देखिए यहाँ पे जो हम अभी बता रहे थे, देखो एरो का साइन है ना, हाइयर द प्राइस हायर द सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, यानी प्राइस और सप्लाई दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो प्राइस और सप्लाई दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिए, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। यहाँ लिखा भी है सप्लाई कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये देखिए, ये है सप्लाई कर्व, बढ़ता है ऊपर, और ये डिमांड कर्व है जो नेगेटिव स्लोप होता है, घटता है। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है और ये पॉजिटिव स्लोप होता है सप्लाई कर्व। अब हम लोग को पढ़ना है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। क्या लगता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन में, मूल्य के निर्धारण में सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार बीच में रोल प्ले करती है, ये हम लोगों को देखना है। तो बोल रहा है कि मार्शल ने माना है कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती। मार्शल का कहना है कि सरकार बाजार में इंटरफेयर नहीं करती है, और सरकार के कहने से भी हमारा मार्केट चेंज नहीं होगा। बताइए, सरकार कुछ बोल देगी तो मार्केट चेंज हो जाएगा? नहीं। तो सरकार कभी भी, याद रखना है, कभी भी सरकार बाजार के कामों में इंटरफेयर नहीं करती। इसके लिए ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या क्या बोलता है, नोट कंसीडर, क्या क्या बात नहीं ध्यान देंगे, तो प्राइस कंट्रोल, सब्सिडी, टैक्सेशन और कोटाज, ये चारों चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना। एक करके देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो बाजार की ताकतें स्वतंत्र रूप से कीमत तय करती। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फ्रीडम इजी वे में अपना कीमत तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं। आगे है स्थिर आर्थिक परिस्थितियाँ, बताइए स्टैटिक इकोनॉमिक कंडीशन। स्टैटिक इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी हमेशा याद रखना डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक मतलब समय के हिसाब से परिवर्तित होने वाला होना चाहिए, लेकिन यह स्टैटिक है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, विश्लेषण के दौरान आर्थिक परिस्थितियों को स्थिर माना जाता है। माना जाता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये माना जाता है स्थिर है। वही यहाँ लिखा है। स्थिर कारण कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको स्थिर माना गया है? तो टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब स्थिर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। आप कुछ भी कर लो, ये उसको बदल नहीं सकते। टेक्नोलॉजी, आबादी, संसाधनों की उपलब्धता और उपभोक्ता व्यवहार, जब तक ये चार ठीक नहीं होगा तब तक याद रखिएगा। फिक्स फैक्टर है जो कि बहुत पैसा लगता है, और एक बार लग गया तो लग गया। और फिक्स फैक्टर को याद रखिएगा, फिक्स फैक्टर जो हमेशा क्या होगा, हमेशा स्थिर नहीं हो पाएगा। फिक्स फैक्टर बोलता है कि अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं आर्थिक परिस्थितियों का, तो बहुत सारे फैक्टर को आपको स्थिर मानना पड़ा होगा, जबकि यहाँ फिक्स फैक्टर आप मान नहीं सकते हैं। यहाँ पे फिक्स फैक्टर सारा का सारा है जिसमें परिवर्तन जल्दी होता नहीं है। पहला फिक्स फैक्टर का नाम है टेक्नोलॉजी, दूसरा आबादी, तीसरा संसाधनों की उपलब्धता, और चौथा औद्योगिक व्यवहार। ये हमारे कुछ फिक्स फैक्टर हैं जिसका जरूरत हर सिचुएशन में इकोनॉमी में होता है। फैक्टर दो तरह के होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वे फैक्टर होंगे जो कि हमेशा लगेंगे ही लगेंगे, फिक्स है। और वेरिएबल फैक्टर वे फैक्टर होंगे जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से लगेंगे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर कम होगा। यानी दो तरह के फैक्टर बताए, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब ये लास्ट देखिए, स्वतंत्र डिमांड और सप्लाई आप जानते हैं, सब लोग बता चुके हैं। बोलता है मांग इन बातों पर निर्भर करती है। डिमांड में सबसे पहले प्राइस तय होगा, इनकम तय होगा और टेस्ट तय होगा। अगर लोगों का पसंद ही बदल गया तो चाहे जितना महंगा सामान हो लोग खाएंगे। लोगों का इनकम बदल गया तो चाहे जितना बहुत प्यारे आप कहीं नहीं हो, बहुत है ना घनिष्ठतम संबंध है, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ेगा वो अपना खर्चा बढ़ाना शुरू कर देगा। और तीसरा है कीमत। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड के लिए। तो डिमांड के लिए कितने फैक्टर हैं? तीन फैक्टर। डिमांड के लिए कितने फैक्टर हैं? तीन। प्राइस के कारण, इनकम के कारण, टेस्ट के कारण। और अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? तो सप्लाई सबसे पहले कॉस्ट पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन का क्या कंडीशन है वहाँ पे। इन सब बातों पर सप्लाई डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो फिर से रिपीट करें, डिमांड के लिए हमको चाहिए प्राइस, हमको चाहिए इनकम, हमको चाहिए टेस्ट, सॉरी। और उसके बाद हम लोगों को अगर सप्लाई की बात करें तो उसमें हमको चाहिए लागत, टेक्नोलॉजी, उत्पादन की स्थितियाँ, ठीक है, प्रोडक्शन कंडीशन, कैसा कंडीशन होगा जहाँ पे आप प्रोडक्शन करेंगे। और एक होता है मुक्त बाजार व्यवस्था, बहुत बढ़िया। फ्री मार्केट मैकेनिज्म का मतलब बोलता है मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की स्वतंत्र पारस्परिक क्रियाओं से होती है। यानी एक ऐसा मार्केट जिसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं,
एक ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या हो, फ्री ट्रेड हो, मुक्त बाजार हो। मुक्त बाजार का मतलब है, मुक्त बाजार का मतलब फ्री ट्रेड का मतलब है कि कोई बैरियर नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। याद रखिएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ट्रेड है। जो मन कर रहा है, जहां मन कर रहा है वहां बेचिए, फ्री ट्रेड। तो यही बात यहाँ लिखा है कि फ्री ट्रेड मैकेनिज्म का मतलब है कि मूल्य का निर्धारण इसमें, जहाँ फ्री ट्रेड मैकेनिज्म रहेगा, मूल्य का निर्धारण डिमांड और पूर्ति की स्वतंत्र पारस्परिक क्रियाओं से होता है। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेगा, उसी बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा, और जो बताता है फ्री मार्केट मैकेनिज्म। संतुलन की स्थिति क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी पता है। डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए क्यूडी का मतलब क्या डिनोट कर रहा है, क्यूडी डिनोट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और क्यूएस है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। क्यूएस डिनोट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और क्यूडी डिनोट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्यूडी डिनोट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और साथ ही साथ सप्लाई यूज इस्तेमाल कर रहा है क्यूएस, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ अगर एप्लीकेशन आपसे कोर्स खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। मैं बता दूं, आप हमारे पास दो तरह के कोर्सेज खरीद सकते हैं, एक पीडीएफ कोर्स, एक वीडियो कोर्स। चलिए बताते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, CWH ऑनलाइन अकेडमी। याद रखिएगा, जैसे इंस्टॉल कीजिएगा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट कर दीजिएगा। OTP सबमिट करने के बाद भी अगर किसी का आगे ना बढ़े तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम यहाँ से रीसेट कर देंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। जैसे OTP सबमिट करिएगा, आपका पर्सनल डिटेल के लिए कॉलम खुलेगा, उसमें अपना पर्सनल डिटेल भरिएगा, नाम, कौन सा स्टेट है, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल जैसे भर दीजिएगा, जैसे सबमिट कीजिएगा वैसे आपके सामने इस तरह का दिखेगा। कैटेगरी, कैटेगरी में आपको जाना है JSSC JPSC कैटेगरी। कैटेगरी में चुनेंगे JSSC JPSC कैटेगरी। वैसे सबके अपने अपने कोर्सेस हैं, तो JSSC JPSC में जब जाएंगे तो दो चीज़ दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स, पेड PDF कोर्स। पेड वीडियो कोर्स, पेड PDF कोर्स। तो पेड वीडियो कोर्स में अगर आप जाएंगे, पेड वीडियो कोर्स में अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर JSSC CGL करके लिखा हुआ है, उसके अंदर जब घुसिएगा ना, JSSC CGL जो लिखा हुआ है उसके अंदर जब इंटर करिएगा तब आपको आपका कोर्स दिख जाएगा। हमारे यहाँ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं, लगता है कि नहीं सर वीडियो कोर्स नहीं खरीदे, ध्यान रखिएगा अभी वीडियो कोर्स 3500 में मिल रहा है 10 जुलाई तक। अब बहुत लोगों को लगता है सर हम वीडियो कोर्स नहीं खरीदेंगे, PDF कोर्स खरीदेंगे। तो PDF कोर्स में भी जाइएगा, JSSC CGL टेक्निकल मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का दोनों का बैच है। जो आपको खरीदना आप आराम से खरीद सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में लेक्चर 5 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।